ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो से क्लोजिंग कॉल देख रहे हैं आप। और भारतीय बाजार गुरुवार का सेशन काफी वॉलेटाइल रहा टुवर्ड्स डाउनसाइड और इस वक्त अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव और ज्यादा गहराता हुआ। आज दिन भर ही वॉलेटाइल मूव्स थे और दिन भर बिकवाली जो है वो ज्यादा हावी होती रही। चलिए बाजार की बड़ी बातों पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन साथ साथ आज यहाँ से 1.5 घंटे में आपके लिए क्या कुछ हम लेकर आने वाले हैं वो भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 25,878 पर इस वक्त 175 अंकों की गिरावट पर निफ्टी है। यहां से चंद मिनटों में आपके लिए एफएनओ मार्केट स्ट्रेटजी हम लेकर आएंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स जब हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे उनसे जानेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक उनके फोकस रेडार पर ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं। ऑप्शन के चैंपियन 2:40 पर ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और ऑप्शन का ट्रेड हमें बताएंगे। मार्केट एट 3 बजे तक एक्सचेंजेस पर जो न्यूज फ्लोज आए हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज एक्सचेंजेस से निकालकर एज रिसर्च आपके लिए हम लेकर आएंगे मार्केट 3 सेगमेंट में। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स 3:10 पर आपके लिए पेश किए जाएंगे। वहीं इवेंट्स एंड ट्रिगर्स टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि इस वक्त नतीजे ढेर सारे हैं। ग्लोबल फ्रंट पर कई सारे इवेंट्स हैं, डोमेस्टिक इवेंट्स भी भरपूर हैं, साथ ही डेटा भी आ रहे हैं एक कर, इकोनॉमिक इंडिकेटर एक्शंस भी हैं। वो सब कुछ आपके लिए 3:20 पर लाते रहेंगे। चलिए बाजार की बड़ी बातों पर एक बार फोकस कर लेते हैं। बिकवाली का दबाव है इस वक्त मार्केट में, तो ये बिकवाली एक्सपेक्टेड थी। आज हम कह भी रहे थे कि शुरुआती रुझान जो विदेशी बाजार से था कोई खास बढ़त नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये था कि भारतीय बाजार शायद अपने आप को संभाले, क्योंकि हम ट्रेंड तो देखते हैं, विपरीत कामकाज करने का दमखम भी रखते हैं भारतीय बाजार विदेशी बाजार से। लेकिन आज का सत्र ऐसा नहीं रहा। 175 अंकों की गिरावट के साथ 25,900 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में 250 अंकों की बिकवाली, 58,125 के स्तर के नीचे फिसलता हुआ बैंक निफ्टी। बिकवाली वहां पर भी हावी होती है और ब्रॉडर मार्केट्स में भी, छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स में भी गिरावट है। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा करीब 1.25% की गिरावट दिखाते हुए सिर्फ और सिर्फ आईटी ही नहीं, लगभग सारे सेगमेंट सेक्टर्स में बिकवाली आज के सत्र में नजर आ रही है। फार्मा पर दबाव, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला 2 से 4% टूटे हैं। फार्मा सेक्टर से जुड़ी कुछ खबरें भी हैं जिन्होंने फार्मा सेक्टर का मूड बिगाड़ा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटल्स की शाइन भी फीकी पड़ती हुई। सेल और जेएस स्टील, जिंदाल स्टील में करीब 3% की गिरावट है। ऑल इन ऑल मेटल पैक में भी बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। तो बड़ी बात यही है कि बाजार वॉलेटाइल है और कमजोरी जो है वो और ज्यादा हावी होती हुई दिख रही है। चलिए क्विकली आज बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। खबरों के दम पर रिजल्ट बैक्ड एक्शन स्टॉक वाइज भरपूर है। भले इंडेक्स परफॉर्म ना कर पा रहे हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक नजरिए काफी सारे हैं और ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हम बाजार खुलने से पहले भी आपके सामने रखते हैं और उसके बाद बाजार खुलने के बाद उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो भी आप देख पाते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला स्टॉक सिप्ला। उमंग वोहरा ने एमडी और ग्लोबल सीईओ का पद जो है उससे इस्तीफा दिया है। सो मैनेजमेंट में बदलाव या मैनेजमेंट रेजिग्नेशन की खबर सिप्ला के स्टॉक प्राइस में 2.25% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। वेल्सपन कॉर्प या सब्सिडरी को करीब $71 करोड़ के 2 ऑर्डर्स मिले हैं। ऑर्डर विंस के चलते वेल्सपन कॉर्प का स्टॉक फोकस रेडार पर है। 1.5 से 2% की मजबूती इस स्टॉक में आज के सत्र में दिख रही है। पीबी फिनटेक, इसे हमने सुबह जब पावर ट्रेड था उसमें भी डिस्कस किया था। Q2 नतीजे आए हैं, कंपनी के मजबूत आंकड़े हैं और मुनाफे के फ्रंट पर ऑलमोस्ट 3x बढ़त देखने को मिली। 3 गुना मुनाफा सालाना आधार पर बढ़ता हुआ दिखा और इसी के चलते पीबी फिनटेक के स्टॉक प्राइस में रिजल्ट का इम्पैक्ट है। 6 से 7% की गेंस यहाँ पर आप पाएंगे। सैजिलिटी वन ऑफ इट्स क्वार्टर कहा जाएगा, सबसे अच्छा रिस्पांस नतीजों के लिहाज से सैजिलिटी के रिजल्ट में देखने को मिला। मजबूत रिजल्ट, मुनाफा करीब 69% बढ़ता हुआ देखने को मिला और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हर लिहाज से, हर पैरामीटर पर नतीजे अच्छे थे। आज दिन की शुरुआत से ही 53 के लेवल से जो आगे बढ़ रहा है स्टॉक करीब 57 तक के लेवल को टच बेस कर गया है। 8 से 9% की तेजी एज वी स्पीक। महानगर गैस लिमिटेड कमजोर आंकड़े थे, मुनाफे में करीब 40% की कटौती हुई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एमजीएल के स्टॉक प्राइस में 2% की गिरावट है। और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इनकी कनाडा की फार्मा ड्रग डायरेक्टरेट से नॉन कंप्लायंस जो मिला है उसके चलते सेंटिमेंट खराब हुए हैं। 4% की गिरावट इसमें भी। दिलीप बिल्डकॉन और श्रीराम प्रॉपर्टीज पर भी फोकस रखें। दिलीप बिल्डकॉन को 307 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है और श्रीराम प्रॉपर्टीज में भी हिंजेवाड़ी, पुणे
में जॉइंट डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने करार किया है। सॉर्डिविन बिजनेस एक्सपेंशन की तर्ज पर ये दोनों स्टॉक्स भी फोकस रेडार पर हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए। लेकिन ये तो हो गई स्टॉक वाइज मार्केट की तस्वीर, लेकिन इंडेक्स पर अगर नजर डालेंगे बिकवाली पाएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स में गिरावट है। इस बीच कोरोमंडल इंटरनेशनल के नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दूसरी तिमाही के मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त देखने को मिली है। आय में भी 7,042 करोड़ से आंकड़ा जो है 9,654 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। सो रेवेन्यू के फ्रंट पर बढ़त है। कंपनी के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है। 505 करोड़ से मुनाफा 805 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। तिमाही आधार पर नतीजे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कोरोमंडल इंटरनेशनल के। हालांकि बाजार का टेक्सचर खराब है तो स्टॉक में मूवमेंट पॉजिटिव अभी आ नहीं पाई है। इसे रिविजिट करेंगे क्योंकि नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए बाजार में आज जो गिरावट है इसके पीछे की वजह विस्तार से अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक, आज सुबह लगा तो था जब ग्लोबल सेटअप हम समझा रहे थे, बाकी सारे ट्रिगर्स की बात कर रहे थे, एफआईएस की सेलिंग की बात हो रही थी, लेकिन बाजार ने फिर भी संभाला नहीं अपने आप को। क्या वजह देख रहे हैं इस बड़ी गिरावट की? मानसी, देखिए सबसे बड़ी गिरावट, सबसे बड़ी वजह तो पहले यही है कि बाजार चला बहुत है तो अब एक लेवल पर जाकर थोड़ा ठिठक रहा है, अपने आप को गियर अप कर रहा है नए हाई से पहले। और आप 26,000 पर देखिए, 26,000 में के लेवल पर जमकर कॉल राइटिंग हो रही है। करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। तो 26,000 एक पड़ाव सा बन गया है। इसको पार करना थोड़ा निफ्टी के लिए आज के सत्र में मुश्किल लग रहा है। अब बाजार में इसको बिकवाली तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मोमेंटम ब्रेक क्यों हुआ है इसके बारे में हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। देखिए पहली वजह तो ये है कि जेरोम पावेल का जो कमेंट आया है पॉलिसी के बाद, वो थोड़ा सा ना हॉकिश है। हम बातचीत ये कर रहे थे, कल भी आपको याद होगा हम कह रहे थे क्या डॉविश होगा, क्या नरम रहेगा रुख, लेकिन वो नरम नहीं। उन्होंने कहा है कि आप ये मान के मत चलिए, ये पक्का नहीं है कि दिसंबर वाली पॉलिसी में दरें घटेंगी। अभी तक तो बाजार यही मान के चल रहा था कि रेट कट आएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, जॉब मार्केट वगैरह में थोड़ी दिक्कतें हैं। तब ये देखना होगा। एक उन्होंने चिंता पैदा जरूर कर दी है, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि एफआईएस की कल के सत्र में बड़ी बिकवाली आई है 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की। और अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो 29 सितंबर के बाद एफआईएस की एक दिन की सबसे बड़ी बिकवाली आई। अभी तक एफआईएस छोटे छोटे क्वांटम में बाइंग कर रहे थे, हमें लग रहा था कि शायद ये ट्रेंड सस्टेन कर जाए। शॉर्ट्स तो काफी ज्यादा है ही, करीब 76% एफआईएस अभी भी शॉर्ट्स हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो ये शॉर्ट्स कट नहीं रहे जिस रफ्तार से कटनी चाहिए। ये एक चिंता कहने की बाजार में ट्रेडर्स को परेशान कर रही होगी। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की बुसान में साउथ कोरिया में बैठक हुई है और अच्छे कमेंट्स आए हैं। फेंटेनिल रिलेटेड 10% का जो टैरिफ था उसको ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया है, तो 57% से घट के टैरिफ 47% के हो गए हैं। लेकिन अभी बाजार वेट एंड वॉच के मूड में है कि दोनों देशों की तरफ से क्या कमेंट्स आते हैं। ट्रेड डील किस तरह की होती है, ये ट्रेड डील नहीं, ये तो मुलाकात है। ट्रेड डील के फाइन प्रिंट्स बाद में आएंगे और उसके बाद भारत को लेकर क्या होगा ट्रंप का रुख, इस पर नजर रहेगी। तो बाजार थोड़े से कॉशियस हैं इन इवेंट से पहले। बाकी जो देखिए जो बड़े शेयर्स हैं ना, उनकी तरफ से आज पार्टिसिपेशन नहीं है। आप देखिए रिलायंस कमजोर है, एचडीएफसी बैंक कमजोर है, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर कमजोर है। थोड़ी बहुत हम गिरावट एसबीआई के शेयर में देख रहे हैं। एयरटेल में आज हम नरमी देख रहे हैं। तो जो दिग्गज हैं वहां पर कमजोरी है और ऐसा लग रहा है कि एफआईज मतलब इन्हीं एरियाज में बाइंग करते हैं। क्या वो आज फिर से बाइंग नहीं कर रहे हैं, क्या वो आज फिर से बेच रहे हैं, कल क्या फिर से एक बड़ा आंकड़ा देखेंगे एफआईज की तरफ से सेल का? ये एक चिंता बाजार में जरूर है। और एक चीज और होगी, अभी भी हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि देखिए 2 आईपीओ खुले हैं, एमटीआर फूड्स यानी कि ऑर्कला के और इसके अलावा स्टड्स एक्सेसरीज के। लेकिन नवंबर का महीना आईपीओ के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो लोग थोड़े से अपने पैसे बचा के रखेंगे। 45,000 करोड़ रुपए के आईपीओ खुल रहे हैं नवंबर में, तो फिर से लिक्विडिटी सक करने के लिए वो तैयार होंगे। तो ये एक छोटी छोटी कुछ चिंताएं हैं। अब बाजार चले बहुत है तो फिर तो रीजन कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा सा ना एफआईज की सेल फिगर को लेकर बाजार थोड़े से निराश जरूर होंगे, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए की बाइंग आई थी। हालांकि उसकी वजह और थी, लेकिन उसके पहले भी बाइंग का ही हम ट्रेंड देख रहे थे। वो ट्रेंड टूटा है, महीने भर की सबसे बड़ी बाइंग एक दिन की हुई है और आज फिर से ऐसा लग रहा है कि एफआईज की तरफ से सेल के फिगर आएंगे और इसको लेकर बाजार थोड़ा सा निराश दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो बाजार में गिरावट, इंडेक्स की गिरावट की ये बड़ी वजह इस वक्त हम देख रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं और अंडरटोन ऑफ कोर्स बुलिश, लेकिन आज का सत्र हम देख रहे हैं गिरावट भरा ही। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे एक्सपर्ट को भी हम जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो भी समझ लेते हैं। जिस तरह का कारोबार आज दिन भर होता दिखा है, लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड, अभिषेक, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और वही बैंक निफ्टी के लिए इस वक्त क्या नजर आ रहे हैं?
मानसी देखिए, आज 25,900 के टूटने से मैं थोड़ा सा निराश हुआ कि 25,900 टूटना नहीं चाहिए था। थोड़ी गिरावट थोड़ी ज़्यादा होगी हमारे अनुमान से। ऐसा लग रहा था कि वहां तक आके फिर बाजार संभल जाएंगे, लेकिन अभी 25,886। देखते हैं क्लोजिंग बेसिस पर क्या होते हैं। तो अच्छी चीज़ बाजार में यह मानसी कि देखिए, आज की कमजोरी के बाद भी बाजार ने अपने लेवल्स नहीं खोए हैं। ऐसा नहीं कि हमने सरेंडर कर दिया हो। 23 अक्टूबर के बाद से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं बाजार में कि एक दिन बाइंग हो रही है, एक दिन सेलिंग हो रही है, एक दिन बाइंग हो रही है, एक दिन सेलिंग हो रही है। तो उस ट्रेंड के हिसाब से तो कल मान के चलिए कि बाजार में बाइंग लौटनी चाहिए। लेकिन आज जो ओवरऑल अगर हम किस तरह का कारोबार हुआ बता देते हैं फटाफट कि सारे के सारे सेक्टर कमजोर हैं। मेटल, आईटी, फार्मा में गिरावट ज्यादा है। मेटल शेयर एक तरफा चले थे, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। फार्मा भी हमने देखा था कि एक दौर की तेजी काफी हो चुकी है, तो वहां पर थोड़ा प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स में 0.25%, स्मॉल कैप इंडेक्स में उससे करीब डबल, आधे % के आसपास की गिरावट है। और अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो सपोर्ट मिल नहीं रहा है। लेकिन मेरे लिए 25,800 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है। 25,800 मान लीजिए निफ्टी अगर तोड़ता है मानसी, हालांकि उसकी संभावना मुझे अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, तो मान के चलिए कि फिर 25,500 की तरफ आप देखेंगे। और 25,800 टूटे तो ही आप तेजी की पोजीशन से फिलहाल के लिए निकलने के बारे में सोचें। अदरवाइज अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो मेरा मानना है कि आप बने रहिए। मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ है, ये मेरा मानना है कि अगर किसी को बाइंग करनी हो तो ये जो करेक्शन है एक अच्छा मौका भी दे रहा है। और शॉर्ट करने की सलाह तो भी है नहीं। शॉर्ट तब करेंगे जब ऐसा लगेगा कि 2-3 सत्र की बिकवाली बाजार में हो गई है। अदरवाइज आप बहुत ही अगर चतुर कुशल ट्रेडर हैं तो आप तो अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। अदरवाइज ये बाजार मतलब ना शॉर्ट का नहीं है, लोअर लेवल पर बाइंग आ रही है। आज के सत्र को छोड़ेंगे तो पिछले प्रीवियस अगर 4-5 सत्र में जो 2-3 दिन की थोड़ी थोड़ी बिकवाली हुई थी, हम देख रहे थे कि लास्ट आवर के ट्रेड में जाके भी लोअर लेवल से बाइंग आ रही थी। तो ज्यादा चिंता की बात है नहीं। मेरा मानना यह है कि रेजिस्टेंस एक 26,000 पर जरूर है, क्योंकि वहां पर हेवी कॉल राइटिंग हो रही है। देखते 26,000 कब पार होता है उसके बाद, क्योंकि 26,000 बार बार अटेम्प्ट तो कर ही रहा है बाजार, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिकॉर्ड हाइज आप बनते हुए देखेंगे। मेरा मानना है कि अभी कन्विक्शन है कि नवंबर सीरीज के शुरुआती हफ्ते में ये आ जाएगा। निफ्टी बैंक की बात करें, 58,000 के देखिए स्तर को निफ्टी बैंक ने मतलब बचाया है। फिलहाल उसके ऊपर आप कारोबार होते हुए देख रहे हैं। लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई है। हालांकि आज भी 12 में से 12 के 12 शेयर, अभी फेडरल बैंक का शेयर भी लाल निशान में चला गया है। लेकिन एचडीएफसी बैंक 1,000 के करीब है। एसबीआई में हल्की गिरावट है। वहां पर कोई ज्यादा कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आईसीसी बैंक इन दोनों के मुकाबले थोड़ा रिलेटिवली वीक था, तो वहां पर आप कमजोरी देखेंगे। मेरा मानना यह है कि 58,000 एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा आज के सत्र के लिए, जो बचा हुआ अब सवा घंटे के आसपास से सत्र रह गया है। और 58,300 एक रेजिस्टेंस के तौर पर आप देखेंगे। 58,577 जो कि रिकॉर्ड हाई का लेवल है, अगर ये पार हो जाता है तो आप मान के चलिए कि निफ्टी बैंक में एक रिन्यूड इंटरेस्ट होगा। और निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक मुझे ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। और वहां पर बाउंस होने की संभावना लोअर लेवल से काफी ज्यादा है। 57,500 के पास तक मान लीजिए अगर गिरता है, हालांकि अभी भी 500 पॉइंट उससे ऊपर है, तो फिर आप ना जरूर खरीदिए। जिन्होंने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका वो बन जाएगा। तो डेप्स का इस्तेमाल मेरा मानना है कि अभी भी बाइंग के लिए करना है। आपके जो क्रूशियल की लेवल्स हैं अभी तक तो बाजार में काफी हद तक वो प्रोटेक्टेड रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए इंडेक्स वाइज ये स्ट्रैटेजी और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बेहतर नजर आ रहा है, बेहतर प्लेस्ड है आज के सत्र में। हालांकि हम देख रहे हैं कमजोरी हर तरफ है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करने जाएंगे बैंक निफ्टी पर ज़्यादा कन्विक्शन बिल्ट होता हुआ। और अब भी बाजार में सेल स्ट्रैटेजी नहीं है, गिरावट में भी खरीदारी के मौके हमें ढूंढने चाहिए। ये एक आध दिन की वॉलेटिलिटी है, लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि वो इस वक्त मार्केट को किस तरह से रीड कर रहे हैं और उनके फोकस रेडार पर कौन से स्टॉक्स है। कुणाल शाह, ओशो कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। कुणाल, विल स्टार्ट विथ यू। बताइए मार्केट पर ओवरऑल सेटअप कैसे देख रहे हैं आप, और उसके बाद आपके क्लोजिंग ट्रेड्स भी जानेंगे। गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। आई थिंक ओवरऑल व्हाट हमने देखा मार्केट में जो अच्छी खासी एक रैली आई थी, कहीं ना कहीं हम भी हमें एक साइडवेज करेक्शन का फेज में एंटर हो रहा है। डाउन साइड में निफ्टी को जो सपोर्ट है वो है 25,700 था, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो है 26,100। सो ये 400 पॉइंट की रेंज है। विद इन दिस रेंज मुझे लगता है कि एक डिप आएगा निफ्टी में, जो निफ्टी को 25,800 750 के जोन तक लेके जाएगा, एंड वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी। सो करंट लेवल्स पे कोई लॉन्ग करने की सजेशन नहीं रहेगी। वो डिप को प्ले आउट हो जाने दीजिए। कल का सेशन है फ्राइडे, आई थिंक कल शायद वो प्ले आउट हो जाएगा, एंड फिर हम नेक्स्ट वीक वापस ये मोमेंटम ऊपर की तरफ देखेंगे। सो मुझे लगता है डिप्स को यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। करंट लेवल्स पे मैं लॉन्ग सजेस्ट नहीं करूंगा। 25,700 मुझे नहीं लगता है कि टूटेगा।
डाउन साइड पे। सो अगर आपको 25,750 800 के जोन में मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग करने के लिए। 25,700 का स्टॉप लॉस रखे, हाई लेवल्स पे 26,000 26,100 के लेवल्स वापस निफ्टी में आपको दिखाई दे सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कि हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि शायद एक डिप आएगा, करेक्शन आएगा। प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो जो बैंक निफ्टी को 57,500 तक लेके आ सकता है। बट अगेन वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग करने के लिए। सो करंट लेवल्स पे कोई ट्रेड नहीं है, पर डिप मिले तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 57,500 600 का जोन, वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो। 57,200 का एक स्टॉप लॉस रखे और वापस हायर लेवल्स पे आपको 58,200 से लेके 58,500 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। सो दोनों इंडेक्स में बाय की सलाह है, पर डिप्स को यूटिलाइज करें। करंट लेवल्स पे मैं लॉन्ग रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही सलाह। और हमारा भी कमोबेश यही व्यू था कि आप ना गिरावट पर ही खरीदारी कीजिए। ये बाजार वैसा है, मौजूदा लेवल पर आपको लॉन्ग करने की सलाह नहीं है, थोड़ा सा नीचे बाजार को और आने दीजिए, ऐसा कुणाल का मानना है। इस बीच एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल के नतीजे आ गए हैं। नतीजे आपकी स्क्रीन पर। आय 11,333 करोड़ से बढ़कर 12,481 करोड़ रुपए। तो आय के फ्रंट पर तो नंबर अच्छे दिखाई दे रहे हैं और वैसे भी हम शेयर में देख रहे हैं कि 3% के आसपास का उछाल है। मुनाफा 835 करोड़ से बढ़कर 855 करोड़ रुपए। तो मुनाफे में तो मतलब हमारे अनुमान के मुताबिक ही सिर्फ 20 करोड़ मतलब 20 करोड़ की बढ़ोतरी आई है, लेकिन आय के फिगर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और नतीजे आने के साथ ही हमने एक शेयर में अपटिक देखा है। एबी कैपिटल में 320-21 रुपए का भाव है और ये आई थिंक कि नए शिखर पर भी शेयर होना चाहिए। जी हाँ, ये रिकॉर्ड हाइज के लेवल हैं एबी कैपिटल के। 321 रुपए जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे थे। एक राय ओशो जी आपसे चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहले एबी कैपिटल की बातचीत कर लेते हैं, फिर आपके हम शेयर भी जानेंगे। सर बताइए, एबी कैपिटल अब यहां से किस लेवल की तैयारी करें और क्या फ्रेश लॉन्ग करना है शेयर में? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। यस, नो डाउट काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बिल्कुल सेक्युलर अप ट्रेंड के साथ मूव कर रहा है काउंटर। एंड अगर हम शॉर्ट टर्म में भी देखते हैं तो अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट लेकर के हायर लेवल्स पे मूव आउट करता है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे 320 325 नियर अबाउट करंट लेवल्स के आसपास पहला पड़ाव है काउंटर में। एंड बहुत अग्रेसिवली फ्रेश पोजीशंस नहीं लेने चाहिए। थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है काउंटर में नियरली 305 से 300 के रेंज में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हायर लेवल्स पे 325 का पहला पड़ाव है, वो ब्रेक थ्रू करता है तब वी अगेन नीड टू रिव्यू कि आगे और कहां तक मोमेंटम बना हुआ है। अगर पोजीशंस हैं ऑलरेडी तब बिल्कुल अपने पोजीशंस को होल्ड करें। कोई भी यहाँ पे टर्न अराउंड के सिग्नल्स नहीं बने हैं एंड मुझे लगता है 325 के ऊपर और स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। 325 के ऊपर और मजबूत ट्रिगर बन जाएंगे एबी कैपिटल में। थोड़ा सा नीचे आए तो आपको नई खरीद करने की सलाह दे रही हैं इसमें ओशो जी। और चलिए, दोनों एक्सपर्ट से हम जानते हैं उनके पसंद के क्लोजिंग ट्रेड्स, यानी कि वो शेयर जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं बुलिश। ओशो जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बताइए, आपने आज कौन से शेयर चुने हैं, क्या रिकमेंड कर रहे हैं आप? दो बाई के ही रिकमेंडेशन है मेरे। सबसे पहला अशोका बिल्डकॉन पे एक बाइंग का रिकमेंडेशन है। काउंटर में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, नियरली 2-2.5% ऊपर है आज के सत्र में। सो मुझे लगता है यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिख सकता है काउंटर में। अशोका पे बाई करने की सलाह है। करंट लेवल्स पे 191 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड शॉर्ट टर्म में 208 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है हैवेल्स। हैवेल्स में एक यहाँ पे काउंटर बेट है बिकॉज हैवेल्स में काफी डिसाइसिव करेक्शन देखने को मिला है। बट अगर हम बहुत ही नैरो टर्म्स में या बहुत ही इमीडिएट टर्म्स के चार्ट बेसिस देखें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है हैवेल्स में। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 1480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियर अबाउट 1565 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दो कॉल्स, अशोका बिल्डकॉन और हैवेल्स। ओशो कृष्णन की पसंद, उनकी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर 1565 के टारगेट्स हो हैवेल्स में एंटिसिपेट करके चल रहे हैं और साथ ही अशोका बिल्डकॉन पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। यहाँ पर टारगेट्स ओशो की तरफ से 208 के सुझाए गए हैं। इस बीच एक नज़र करेंसी पर भी होनी चाहिए। रुपया दिन के निचले स्तर पर फिलहाल
कामकाज करता हुआ 47 पैसे की कमजोरी, रुपए में हाथ लगी है 88 रुपए और 66 पैसे पर। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो काम करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। सो कमजोरी है, 47 पैसे कमजोर होता हुआ दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त करेंसी में रुपए में ट्रेड। लेकिन कुणाल, आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी तरफ से आज क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मेरे भी दोनों कॉल लॉन्ग साइड पे रहेंगे। पहला रहेगा क्यूमेंस इंडिया। स्टॉक ने ऑलरेडी एक वीकली चार्ट पे ग्राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया है और हम फॉलो अप मूव देख रहे हैं स्टॉक में। सो मुझे लगता है पे यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। सो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। डाउन साइड पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 4260 का और अप साइड पे मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 4600 का। सो मुझे लगता है क्यूमेंस इंडिया में अभी भी जगह है अपसाइड प्ले आउट करने के लिए। जो सेकंड कॉल है जहाँ पे मुझे लगता है कि वापस नई लेग ऑफ रैली चालू होनी चाहिए, वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है जहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम है। हमने ऑलरेडी वीकली और मंथली चार्ट्स में ब्रेकआउट देखा हुआ है और एक रिवर्सल ऑलरेडी हो चुका है 3 दिन पहले। अभी कंसोलिडेशन का फेज है एंड मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ वापस टूटेगा। सो 140 के लेवल के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। 135 का स्टॉप लॉस रखना है। 145 146 और 150 ये दो टारगेट्स रहेंगे अशोक लेलैंड के लिए। दो कॉल्स कुणाल शाह की तरफ से भी, कमेंस इंडिया और अशोक बिल्डकॉन 145 टू 149 के टारगेट्स अशोक लेलैंड में इनफैक्ट कुणाल की तरफ से 140 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। और दूसरा कमेंस 4600 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 4200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से दो कॉल्स यानी कुल मिलाकर 4 खरीदारी के मौके आपके स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से आगे चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। निफ्टी में गिरावट करीब 150 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 28 अंकों के आसपास की नरमी हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं और निफ्टी बैंक में फेडरल बैंक को छोड़कर सारे के सारे 11 जो शेयर हैं वो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस बीच वेदांत फैशंस के नतीजे आपके स्क्रीन पर आए हैं। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो मान्यवर ब्रांड से अपने कपड़े अपैरल्स बेचती है। 3-3.5 साल पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी और मार्जिन देखिए 45.5% से घटकर 42%। हालांकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी मार्जिन से वेदांत फैशंस के। बाकी अगर हम पैरामीटर की बात करें तो मुनाफा करीब करीब 67 करोड़ से घटकर 56 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया है। आय के आंकड़ों पर भी ये नजर रहेगी। आय 268 करोड़ से घटकर तो 263 करोड़ रुपए। तो आय, मुनाफा, मार्जिन तीनों में नुकसान। मार्जिन अभी भी हेल्दी है लेकिन प्रीवियस ईयर के Q2 से इसमें गिरावट देखने को मिली है और उसके चलते हमने देखा कि जो ही नतीजे इसके आए तो एक गिरावट आई है वेदांत फैशंस के शेयर में ऊपरी स्तरों से। हालांकि वेदांत फैशन इसके हम शेयर के चाल की बात करें, पैसे कमा के दिए नहीं है इसने। दिक्कत की बात यह है काफ़ी वोलेटाइल रहा है ये शेयर। ये 6 महीने साल भर में अगर आप देखेंगे तो शेयर आपको नीचे ही दिखाई देगा और आईपीओ के भाव से तो काफ़ी नीचे है। 1500 रुपये वाला शेयर अब तो देखिए 700 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट का शिकार भी हुआ वेदांत फैशंस का शेयर और ये नंबर्स इसके आए थोड़े से वीकर साइड्स पर आए हैं। स्टोर तो हर जगह दिखते हैं मान्यवर की और मुझे लगता है कि नहीं अब ये फाइनेंशियल्स कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। कोई नहीं, एक चार्ट चेक कर लेते हैं पहले वेदांत फैशंस का। आगे हम नतीजों की विस्तार से बातचीत करेंगे। कोई फंडा एक्सपर्ट अगर जुड़ता है तो उनसे हम इसके बारे में जानेंगे। आईसीसी सिक्योरिटीज के निनाद तामड़ीकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निनाद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है ET Now स्वदेश पर। पहली प्रतिक्रिया आपसे वेदांत फैशंस के शेयर पर जानना चाहेंगे। नंबर्स कमजोर आए हैं, शेयर ऑलरेडी वीक है, यहां से कितना और गिर सकता है, क्या राय होगी आपकी? वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पे। सो क्लियरली यहां से वीकनेस दिख सकता है। वी कैन एक्सपेक्ट टू हेड टुवर्ड्स दैट 640 मार्क। 640? यस। तो जिनके पास क्या 640 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे या फिर एग्जिट ले ही लें? कुछ अच्छा खोजें। बाजार तो बढ़िया तरीके से चल रहा है सर। मानना यह है कि ये सिंस ये काउंटर है, सो जो भी पुल बैक आता है उसमें एग्जिट आई रहेगी हमारी यहाँ से। सो पुल बैक टुवर्ड्स दैट 725 750 एग्जिट के लिए देखना चाहिए।
ठीक है, उछाल पर बिकवाली की सलाह है, थोड़ा ऊपर आ जाए, थोड़ा सा पैसे मतलब नुकसान की भरपाई थोड़ी मतलब नुकसान कम कर लीजिए, उसके बाद निकलने की सलाह है। करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है वेदांत फैशंस का। इस बीच ग्राइंडवेल नॉर्टन, इस कंपनी के नतीजे भी आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। एक बार नतीजे आप लेकर आइए। और हमने देखा कि आय बढ़ी है, 693 करोड़ से बढ़कर 774 करोड़ रुपए की आय निकल के आई है ग्राइंडवेल नॉर्टन की। शेयर थोड़ा सा ऊपर आपको कारोबार करते हुआ दिखाई देगा, हालांकि वॉलेटाइल काफी रहा है। कुछ समय तक इसने लाल निशान में कारोबार किया और फिलहाल ये हरे निशान में टिकने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये भी वेदांत फैशंस के ही साइज की लगभग कंपनी, 17,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। लेकिन इसमें भी हमने नतीजों से पहले वीकनेस देखी है। ग्राइंडवेल नॉर्टन, इसका जरा चार्ट चेक कीजिए निनाद जी, क्या राय होगी आपकी? हमें लगता है यहाँ से ग्राइंडवेल नॉर्टन एक अच्छा बेस बना रहा है। सो कोई अगर डिक्लाइन आती है सो शुड बी यूज्ड एज बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लास्ट अगर हम देखें तो करीबन 6 महीनों से ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में चल रहा है एंड करंटली बाउंसिंग बैक फ्रॉम दैट लोअर बैंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। सो एनी टिप्स शुड बी यूज्ड एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऊपर के स्तर पे हम देख सकते हैं 1700 के लेवल्स। 1700 के लेवल, 1579 रुपए का भाव है। 1700 कब तक आ जाएंगे ये करीबन 1 आध महीने में हम देख सकते हैं ये। अच्छा, थोड़े से ना नेटवर्क के इश्यूज हो रहे हैं निनाद जी से, तो एक काम करते हैं ना, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। फिर ये जो टेक्निकल ग्लिच है इसको जरा हम फिक्स करते हैं और ब्रेक के बाद फिर निनाद जी से समझेंगे कि उनके पसंद क्या शेयर्स कौन से हैं, कहां पर ट्रेड वो देख रहे हैं। कुछ एक्साइटिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। मेरा नाम जयश्री मेनन है और आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं, मेरे हस्बैंड और 2 के बच्चे। कोविड के टाइम पे मेरे हस्बैंड गुजर गए। उस समय एक दौर था जो सब कुछ ख़राब चल रहा था और फिर मैंने अपना फाइनेंशियल सिचुएशन रिव्यू किए और लकीली उस समय से पता चला कि हमने जो SIP किए थे, मार्केट्स में इन्वेस्ट किए थे और उसके कारण काफ़ी सारे सपने जो है वो हम कंप्लीट कर पाए बिना कुछ दिक्कत के। हमने इवन फ्लैट के लिए लोन भी लिए, तो भी हमें ये इन्वेस्टमेंट्स के कारण वो EMI पे करने में दिक्कतें नहीं आए। सो ऑल्सो फॉर एजुकेशन। फिर अभी रिसेंटली मेरे बेटे के शादी हुए, उसमें हमने अगर SIP के मार्ग से ये सब सेविंग्स नहीं किए होते तो शायद हम हमारे उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Okla India Limited, formerly known as MTR Foods Private Limited, a multi-category Indian food company that caters to every meal occasion. With products under the brands MTR and Eastern, now makes an initial public offer of equity shares of face value of ₹1 each. The 100% book-built offer being offered in a price band of 695 to 730 rupees per equity share. Opens Wednesday, October 29th. Closes Friday, October 31st, 2025. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें। An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और भारतीय बाजार में आज के सत्र में हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान ज्यादा हावी होता हुआ। ऐसे में लगातार फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए आपको मदद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। निनाद तो मौजूद ही है हमारे साथ, लेकिन हमारी पैनल पर रोहन मेहता भी अब जुड़ गए हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मार्केट में आज वॉलेटाइल ट्रेंड्स है, लेकिन ओवरऑल सेटअप अगर देखें ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स सिनेरियोज जो हैं डिसेंट तो नज़र आ रहे हैं। लगभग कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे जुड़े स्टॉक्स और कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। इसके चलते बाजार को रिक्वायर्ड बूस्ट मिला ज़रूर है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे पीस को? Afternoon, everyone. I think so. After Diwali, it's a very turning around point. हम डेटा से बात करते हैं। आई थिंक सो मार्केट इज ऑन द ऑप्टिमिज्म मोड, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सरप्राइजिंगली लार्ज कैप्स हैव डन मच मोर बेटर देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और हम देखने जाए, हम एक फैक्टर देखते हैं जिसको बोलते हैं ऑल टाइम हाई फैक्टर। सो आप कंसिस्टेंटली देखने जाओ तो तकरीबन निफ्टी 50 के 25 प्लस स्टॉक्स पे दे आर डूइंग ऑल टाइम हाई, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। साथ में आप देखो कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर, जो हमने अक्टूबर में बोला था। और नवंबर में अकॉर्डिंग टू अवर डेटा फ्रॉम लास्ट 24 इयर्स 18 साल निफ्टी आईटी जो लेगार्ड है, मीन्स आप देखने जाओ तो पूरे 2 साल में लेगार्ड है, वो सबसे ज्यादा रिटर्न 24 साल में 18 साल रिटर्न पॉजिटिव दिया है विद एन एवरेज ऑफ 4.2%। सो एक टर्न अराउंड स्टोरी निफ्टी आईटी में हो सकती है। परफॉर्मर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, निफ्टी आईटी एक टर्न अराउंड हो सकता है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी इन नेक्स्ट 1 to 2 months after the result. So overall very optimistic in Indian markets. इंडियन मार्केट्स को लेकर बोथ ऑफ इट फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि हो सकता है एक आध दो सेशन की डाउन ट्रेंड्स हम देखें, लेकिन बाजार में अंडरटोन बुलिश नज़र आ रहा है। लगातार जो नतीजे आ रहे हैं वो सारे फ्लैश के जरिए आपके स्क्रीन पर हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और नतीजों का इम्पैक्ट भी है जो कि स्टॉक प्राइसेस पर लगातार देखने को मिला है। इस बीच कुछ तमाम कंपनियां जिनके नंबर्स आने हैं, ज़ेंजार टेक्नोलॉजीज़ के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहेंगे। ज़ेंजार टेक्नोलॉजीज़ के नतीजे कल आने वाले हैं, और नतीजों के एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, निनाद गुड आफ्टरनून, ये सवाल आपसे होगा। एक्सपेक्टेड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में डिक्लाइंस नजर आए, क्योंकि टीएमटी सेगमेंट जो है वहां पर रैम्प डाउन ओवरऑल बेसिस पर नजर आ सकता है। मार्जिन्स करंट लेवल्स पर ही रह सकते हैं डिस्पाइट वेज हाई, ये एक्सपेक्टेशन हम लगाकर चल रहे हैं। साथ ही सेगमेंट वाइज अगर आप देखें, बीएफएस, एचएलएस जैसे स्पेसेस सेगमेंट्स हैं जहां काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस बेटर रह सकती है डिस्पाइट चैलेंजेस जो कि ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस में नज़र आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका, यूरोप के बाजार में भी हम सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रोथ डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल डील साइनेज हैं, लार्ज डील विन के सिनेरियोज हैं, ये की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। लेकिन ज़ेंजार टेक्नोलॉजीज़ के चार्ट्स में नतीजों से पहले आज कमजोरी है। स्टॉक में अच्छे खासे रिच अपटिक्स भी देखते हैं हम कुछ सेशंस में। क्या राय होगी? टेक्निकली चार्ट चेक कर बताएं। सो ज़ेंसार टेक का हम अगर चार्ट देखते हैं, देन वहां पे हम लोगों ने देखा हुआ है सिंस अप्रैल टू जून जो एक रैली आई थी, इट वाज मोर देन 50% रैली, एंड ओवर पास्ट 3 मंथ्स जो कंसोलिडेशन हुआ है वहां पे 20% ऑलमोस्ट ये करेक्ट हुआ है। सो दैट्स अ हेल्दी रिट्रेसमेंट व्हिच हैज अंडरगॉन। सो हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट अच्छा बेस बन गया है। लुक टू गो लॉन्ग ऑन दिस काउंटर। ऊपरी स्तर पे हमें लगता है कि 920 के लेवल्स हम देख सकते हैं। तक के लेवल्स भी एंटिसिपेटेड हैं, ये कहना है ज़ेंजार टेक्नोलॉजीज़ पर। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे, और 2:40 हो रहे हैं, तो ऑप्शन का एक ट्रेड आपको हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में दिखाते हैं। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं आज की ऑप्शन की रणनीति लेकर। गुड आफ्टरनून स्नेहा, बताएं। गुड आफ्टरनून। मेरा जो कॉल है ऑप्शंस के लिए दैट वुड बी परसिस्टेंट सिस्टम। अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग आपको दिया है, यदि 4800 लेवल से स्टॉक ने काफी अच्छी तेजी दी है, और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप देखकर ये काउंटर 6200 6300 के जोन भी दिखा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 6000 की जो कॉल है वो बाय करें। 160 से 165 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 125 का रहेगा,
और टारगेट 235 के रहेंगे एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन। मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट विल बी अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 7000 का। बिल्कुल स्नेहा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन का ये ट्रेड हमें बताने के लिए। परसिस्टेंट सिस्टम 6000 की कॉल खरीदने की राय 160-165 के स्तरों पर ही आपको मिलेगी। लक्ष्य यहाँ पर 235 के मान के चले, स्टॉप लॉस 125 का आपको मेंटेन करना चाहिए। अगर ये कॉल वर्कआउट होती है तो मैक्स टू मैक्स अधिकतम मुनाफा 7000 का हो सकता है और अगर ये रिवर्स जाती है तो फिर अधिकतम नुकसान 4000 का होने की भी संभावना है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने सलाहकार एडवाइजर से एक बार सलाह लें, समझे, सोचें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। इस बीच हुंडई मोटर के Q2 के रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। नतीजे अच्छे आए हैं। कंसोलिडेटेड आय 17,260 करोड़ से बढ़कर आती हुई दिखी है। मुनाफा, कामकाजी मुनाफे में भी बढ़ोतरी है। 2,204 करोड़ से कंपनी के कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा 2,428 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला है। नतीजों के साथ साथ अगर आप देखेंगे स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। 1,375 करोड़ से बढ़कर 1,572 करोड़ पर कंपनी के मुनाफे का आंकड़ा सालाना आधार पर आता हुआ दिखा है। 1.25% की तेजी जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं। 1,260 करोड़ से 17,260 करोड़ से 17,460 करोड़ पर कंपनी के रेवेन्यूज पोस्ट हुए हैं। स्टॉक में मूवमेंट भी आ रही है। निनाद, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। हुंडई मोटर 1.25% के गेन्स इस वक्त एब्सोल्युटली रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि नजर आ रहा है। मानसी, इसमें अगर चीज देखे तो पोस्ट आईपीओ जो रैली थी वहां से 20% हमने देखा था। सिमिलर टैंडम जो मैग्नीट्यूड करेक्शन है वो हमने अभी भी देखा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 20-22% करेक्ट हुआ है। सो ऑफरिंग गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक अच्छा पेस बना रहा है। वी कैन एक्सपेक्ट स्टॉक टू हेड टुवर्ड्स दैट 25-50 मार्क। मीनवाइल द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज प्लेस्ड अराउंड 2260। इस वक्त हमें मिलती हुई लेकिन इस बीच सेक्टर वाइज बाजार की चाल को एक बार देखते हैं। और रोहन, सेक्टर स्पेसिफिक आज के सत्र में लगभग सारे सेक्टर्स जो हैं वो कमजोरी ही देख रहे हैं। मेटल्स की शाइन भी आज फीकी पड़ती हुई नजर आई है। सेक्टर स्पेसिफिक जब आप कह रहे हैं कि मार्केट में अंडरटोन बुलिश हैं, इस वक्त मार्केट को किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए पार्टिसिपेंट्स को? और गिरावट है तो गिरावट में कौन से सेक्टर में अगर मौका मिल रहा है तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए आपके हिसाब से? या एट टर्टल वी डू सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच वेरी हाई बिकॉज हमको लग रहा है कि हर बार जब क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं तब एक सेक्टर का रोटेशन आता है, जो हमने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखा और निफ्टी पीएसयू। आई थिंक सो परफॉर्मेंस में पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज आर बेस्ट और मेटल एक आउट परफॉर्मर लग रहा है क्लियरली। सो मेटल कुड बी अ वेरी गुड, मेटल ईटीएफ्स कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। स्टिल एक क्वार्टर नंबर्स देखना जरूरी है पर सो 3 सेक्टर की बात करूंगा मैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक एज द बेस्ट परफॉर्मर, मेटल कुड बी एन आउट परफॉर्मर और टर्न अराउंड स्टोरी इट कुड बी निफ्टी आईटी। सो 4 सेक्टर्स टू बी वेरी फोकस्ड ऑन और हमको ऐसा लग रहा है कि मेटल कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इन नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स, सॉरी दैट इज 1 क्वार्टर। मेटल ऑलरेडी काफ़ी रोहन जी इंटरेस्टिंग स्पेस में रहा भी है। रिकॉर्ड हाइस पर हमने मेटल इंडेक्स को देखा है। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर आप 3 महीने भी यहाँ से व्यू लेके आगे क्या चलते हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए पैसे बना के दे सकता है। लेकिन फार्मा शेयर आज फोकस में है। डॉक्टर रेड्डीज तो अपनी वजहों से गिर रहा है। कनाडा से एक नेगेटिव खबर आई है लेकिन आज सिप्ला का शेयर भी फोकस में है और उसकी वजह यह है कि कंपनी आज सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। नतीजों को लेकर क्या उम्मीदें हैं जरा समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृष्टि, बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सिप्ला से, किस तरह के नंबर्स रिपोर्ट कर सकती है? सिप्ला के नंबर्स की बात करें तो उम्मीद के मुताबिक आते हुए दिखे हैं। जहां पर इनकी आय देखें तो वहां पर साल दर साल लगभग 8% की बढ़त और मुनाफे में लगभग 4% की बढ़त साल दर साल हमने देखी है। अब बात करें इनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की तो वहां पर जो मार्जिन्स हैं वो लगभग 25% के आसपास रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं। बट हाँ, साल दर साल यहाँ पे एक करेक्शन हमने ज़रूर देखा है। अब बात करते हैं इनके इंटरनल्स की तो इंडिया बिजनेस में जो है उन्होंने 7% की ग्रोथ दर्ज की है। 7% ही हम उम्मीद लगा के चल रहे थे और
नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में भी लगभग सपाट ग्रोथ, $233 मिलियन जो है नॉर्थ अमेरिका की सेल्स रही है। पर वहाँ पे कुछ की ड्रग्स में उनके मार्केट शेयर में बढ़त हुई है, वो कंपनी ने साथ बताया है। इनके वन ऑफ द की रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स जो कि जी एल्बिट्रॉल है, उसके मार्केट शेयर अब बढ़कर 22% हो गया है, ऐसा कंपनी का कहना है। इसी के साथ साथ अगर इनके अन्य कंपनीज की बात करें, अन्य जोग्राफीज़ की बात करें, जहाँ पे वन अफ्रीका सेल्स जो है लगभग 5% साल दर साल यहाँ पर ग्रोथ रही है, और इमर्जिंग मार्केट्स यूरोप में भी 15% की कंपनी ने ग्रोथ दर्ज की है। अब आने वाले साल में कंपनी के जो नए पाइपलाइन जो है, आने वाले नए लॉन्चेस हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि कैलेंडर ईयर 2026 तक वो जो है 4 नए रेस्पिरेटरी लॉन्चेस जो हैं वो करने की तैयारी में है, जी एडवेयर को मिलाकर, और आगे चल के नए लॉन्चेस से ज़रूर फ़ायदा होते हुए दिख सकता है सिप्ला के अर्निंग्स को। पर फिलहाल के लिए कंपनी के जो नतीजे थे वो अनुमान के मुताबिक ही रहे। ठीक है, सिप्ला के नतीजों का नतीजों के बारे में बता रही थी सृष्टि कि किस तरह के नतीजे इसके आए हैं, लेकिन एक राय जरा सिप्ला के नंबर्स पर ले लेते हैं। 2.5% नीचे हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद ये शेयर कारोबार कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो प्रॉफिट है वो 4% बढ़ा है, और जो रेसिपिरेटरी जो पोर्टफोलियो उनका रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहा है, और हमने देखा कि यूएस में सेल्स अच्छी रही है। डिस्पाइट द फैक्ट सिप्ला गिरावट का शिकार आज के सत्र में हो रहा है। एक राय रोहन जी, सिप्ला के नतीजों को लेकर कैसे लगे आपको नंबर्स, और आप क्या सलाह देंगे? Yeah, means I think so. Numbers जो फार्मा कंपनीज जो एक एक प्रॉब्लम से चल रही है, जहाँ पे ग्रोथ इज अ वेरी बिग फैक्टर, और साथ में यूएस का जो इशू, आई थिंक सो वो सब मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे इफेक्ट कर रहा है। तो ऑन दैट सेगमेंट में सिप्ला से आई वुड बी न्यूट्रल ऑन सिप्ला रेदर देन नेगेटिव। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ बाइंग इन सिप्ला। न्यूट्रल व्यू है, बाइंग की सलाह इस पर नहीं है। ठीक है, चलिए ब्रेक का समय तो हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं। जैसे सैलरी आती हो तो बिल भी भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है, लेकिन जैसे हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह से निवेश की प्लानिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी आदत को प्रमोट करने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने टाइम्स नेटवर्क के साथ एक पार्टनरशिप की है, और ख़ास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल हम शुरू कर रहे हैं, और इसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। 25,875 के स्तर इस वक्त हम देख रहे हैं। निफ्टी में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव अब भी कायम, और नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं रिजल्ट बैक्ड मूव्स भी काफ़ी हद तक बाजार में आते हुए। एक नज़र फाइनेंशियल्स और साथ ही बैंकिंग स्पेस पर भी होनी चाहिए, और श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करना चाहेंगे। बैंक्स एंड एनबीएफसीज पर रोहन आपसे एक टेक ज़रूर जानना चाहेंगे, और श्रीराम फाइनेंस इन पर्टिकुलर, क्योंकि कल कंपनी के नतीजे आने वाले, और नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में एक कॉशियस व्यू फिलहाल तो बनता हुआ दिख रहा है। लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव है ज़रूर, लेकिन फंडामेंटल्स के लिहाज से अगर देखें स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव है। कई सारे फंडामेंटल ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो स्टॉक को काफ़ी आकर्षक बनाते हैं, और पिछले एक महीने में ही स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20% के गेंस दिए हैं, 600 से 738 का सफ़र तय किया है। क्या कोई फंडामेंटल टेक इस स्टॉक पर? या फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लॉन्ग इन पीएमएस इनटू इट, हमारा फंड्स में है ये स्टॉक, सो हमारी बाइंग इंटरेस्ट है। और जहाँ तक श्रीराम की बात करें, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे बहुत नीश प्ले मिल रहा है, और बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मर हुआ है। सो अगर ये क्वार्टर नंबर्स थोड़ा एक्सपेक्टेशन से भी बेटर आता है, तो वी फील दैट इट वुड बी अ ग्रेट टर्न अराउंड स्टोरी। सो श्रीराम वुड बी अ क्लियर बाय फ्रॉम आवर साइड। हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी कंटेंट का जिक्र जिसने रिलीज होने से पहले ही तहलका मचाया है। इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म हक 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर अब मीडिया में आ गया है, और इसने पूरे इंटरनेट पर चर्चा छेड़ दी है। टाइम्स ग्रुप के जंगली पिक्चर्स के बैनर तले बनी और
फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है और निफ्टी की जो कमजोरी है वो है करीब 190 अंकों के आसपास की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 58,000 के लेवल को फिर से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है निफ्टी बैंक। 355 अंकों की ठीक ठाक गिरावट, आधे % से ज्यादा की गिरावट तो हो ही गई है। निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी कम है। और आज हम देख रहे हैं कि जो शेयर बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइनर ही सपोर्ट कर रहे थे और आज फ्रंट लाइनर ही दबाव बना रहे हैं। सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी रिलायंस आज हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% कमजोर है। टू व्हीलर में अगर आप मार्केट कैप देखेंगे, सबसे बड़ा मार्केट कैप किसका है? बजाज ऑटो का। शेयर करीब 1.25% नीचे। इन्फोसिस आईटी में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली ये कंपनी है। इन्फोसिस करीब 1.25% नीचे। टेलीकॉम भारतीय एयरटेल लीडर, करीब 1.25% के आसपास से गिरावट आज इस शेयर में देखने को मिल रही है। एक राय आपसे निनाद बजाज ऑटो के शेयर पर चाहिए। बजाज ऑटो ऐसा लग रहा था कि रिकवर कर रहा है शेयर ये, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें रिवर्सल भी हम देख रहे हैं। 8,900 के नीचे शेयर प्राइस। कोई गिरावट के संकेत तो नहीं आ रहे हैं बजाज ऑटो में? जिनके पास लॉन्ग से क्या वो होल्ड करें या फिर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? चार्ट पैटर्न्स जो दिखा रहे हैं, इट इज मोर ऑफ कंसोलिडेशन। सो यहाँ से अगर डिक्लाइन भी आती है, सो डिक्लाइन में वहां पे बाइंग के लिए देखना चाहिए। डिक्लाइन अराउंड 8800 टू 8850 के आसपास अगर कोई डिक्लाइन आती है, सो शुड बी यूज्ड एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऊपरी स्तर पे हम देखेंगे 90 to 50 के टारगेट्स। आज ऑटो को लेकर ये व्यू हो गया, लेकिन चलिए 3 बज गए हैं लगभग और 3 बजे तक बाजार में क्या कुछ हुआ है, क्या एक्शन रहा है, कौन से गेनर, कौन से लूजर, वॉल्यूम बजर, कौन से शेयर रहे हैं, तमाम सारे के सारे अपडेट 1 से 1.5 मिनट में हमारे सहयोगी आपको बताते हैं। आनंद शुक्ला, रोज आनंद फिर से जुड़ गए हमारे साथ। आनंद बताइए, मार्केट तो आज ढीला ढाला है और कमजोरी का ही ट्रेंड है। किस तरह का कारोबार हुआ है, क्या एक्शन रहा? जी हाँ अभिषेक, बाजार में गिरावट आज देखने को मिल रही है। और सेक्टर की बात करें कि सेक्टर कौन सा गिरा है ज़्यादा, आज तो फार्मा शेयरों पे आज दबाव दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज को देखिए, सिप्ला देखिए, जाइडस, इन तीनों शेयरों में 2 से 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, तो इंडिया सीमेंट्स का शेयर देखिए करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है और औसत से करीब 32 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं सजिलिटी की बात करें तो कंपनी के नतीजे आए थे, आय बढ़ी है, अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिल रही है और औसत से करीब 9 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। भेल की बात करें तो भेल के भी नतीजे अच्छे आए थे और 6% की तेज़ी दिखा रहा है शेयर और औसत से यहाँ भी 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो गोदावरी पावर पर खबर आई है, सीलतरा रायपुर प्लांट में कामकाज जो है वो दोबारा शुरू हुआ है। आयरन और पैलेट प्लांट में का ये प्लांट है जिसमें अभी ये कामकाज दोबारा शुरू हुआ है, जिसके चलते शेयर आज 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। कई सारे कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। कैनरा बैंक के नतीजों की बात करें तो मुनाफा बढ़ा है, मुनाफा 4,000 करोड़ से बढ़कर अब 4,700 करोड़ के आसपास पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए जो है वो घटा है और नेट एनपीए में भी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते आज शेयर पर पॉजिटिव एक्शन इसका देखने को मिला है, करीब 3% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। भंसाली इंजीनियरिंग के नतीजों की बात करें तो मुनाफा जो है वो घटा है, 46 करोड़ से घटकर अब 40 करोड़ पर आ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं आय में भी गिरावट देखने को मिली, करीब 370 करोड़ से घटकर अब 325 करोड़ पर आ गया है। 2% के आसपास की कमजोरी आज शेयर में दिख रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। एल&टी फाइनेंस पर गोल्डमैन सैक्स की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की जो रेटिंग है उसे बरकरार रखी है। लक्ष्य जो है 3,540 से बढ़ाकर 3,740 कर दिया है। हमने देखा था कि कंपनी का जो कोर ऑर्डर इनफ्लो है वो 45% बढ़ा है। साथ ही साथ कंपनी के को कुछ ऑर्डर्स भी मिले हैं, जिसके चलते आज शेयर में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज तेजी या एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एल&टी आज हमने देखा था कि 4,062 रुपये का इसने हाई बनाया। हालांकि ऊपरी स्तरों से गेंस को थोड़े गंवा रहा है शेयर ये, लेकिन नंबर्स अच्छा है और ब्रोकरेज हाउसेस का कन्विक्शन है। एक और खबर आ रही थी कि एल&टी क्या ईएमएस सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में क्या एंट्री करेगी। खबरें आ रही हैं कि चेन्नई के नज़दीक ज़मीन लेना चाहती है कंपनी 200 एकड़ और उसके लिए तमिलनाडु सरकार से बातचीत भी हुई है। हालांकि अभी डिफेंस समेत कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, बट ये ओवरऑल एक प्योर ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी उतरने की योजना बना रही है।
एलएनटी पर आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए जहां पर हम तेज उछाल देखा हमने नतीजों के बाद, और वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन का। करीब 6-6.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। नंबर इसके डिसेंट आए थे और इस वक्त डे हाई पर ये शेयर आपको दिखाई देगा। देखिए लगभग नतीजों से पहले 4.17 ये गिर रहा था, लेकिन कल और आज में अच्छी तेजी हुई है। और बाजार में कहा जाता है कि बाजार कई बार गिरता चढ़ता सीढ़ियों से, गिरता लिफ्ट से है, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा हुआ है। 4.17 की बिकवाली की जो भरपाई है वो ग्राइंडवेल नॉर्टन ने 2 दिन में करके दे दी है। रोहन जी, आपसे इस पर राय नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आज हम ये भी देख रहे हैं कि जो सरकारी शेयर्स हैं वहां थोड़ा मोमेंटम है। BHEL चल रहा है, BEL में हम तेजी देख रहे हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि MRPL में मजबूती है, EIL के शेयर में तेजी है। तो कमजोर बाजार में भी जो ये सरकारी शेयर हैं यहाँ पर रफ्तार अच्छी है। आप कैसे गाइड करेंगे PSU स्टॉक्स में निवेश करने को लेकर? बहुत टाइम से हमने देखा है कि तकरीबन 1 साल से वी हैव सीन दैट कि ये लैग लस्टर था PSU, एंड जहां पे हमने थोड़ी एक स्टार्टिंग विद PSU बैंक्स वैल्यूएशन फिर से अच्छे लग रहे हैं। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि इतने सस्ते मिल रहे हैं, पता नहीं ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है। पर देन प्राइस इज द अल्टीमेट फोकस। सो हमको अभी भी लग रहा है कि कंपनीज लाइक ONGC, कंपनीज लाइक ऑयल इंडिया, वहां पे बहुत बड़ी वैल्यू है। PSU बैंक्स, आप मैं आपको एक डेटा दूं, आप सरप्राइज हो जाओगे। SBI आज की डेट में 2010 में 300 रुपीज था विद 12,000 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। टुडे इट इज 900 रुपीज एट 82,000 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ा तब तकरीबन 7 टाइम्स और प्राइस बढ़ा तकरीबन 3 टाइम्स। तो बहुत वैल्यू मिसमैच है विथ ग्रोथ, प्राइस और वैल्यू में। तो PSU इज लुकिंग अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी इन करंट टाइम्स। नहीं, सरकारी बैंक की बात नहीं हो रही थी, ना ही हम PSU बैंकों की बात कर रहे थे। हम प्योर PSU स्टॉक्स की बातचीत कर रहे थे, सरकारी शेयरों की। BEL हो गया, BEML हो गया, EIL, ऐसे स्टॉक्स की। और उस पर रोहन जी ने ये व्यू दिया है। आप इसको जरा चेंज करके अगर भाव दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए, दर्शकों को थोड़ी जानकारी लग जाएगी कि नहीं आज कमजोर बाजार में भी सरकारी कंपनियां जो हैं अपना दम वो दिखा रही हैं। लेकिन आज ITC अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करेगी। काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि ये ITC एक कंसोलिडेशन वाले फेज में फंसा हुआ है। 400-425 रुपए की रेंज में उसका भाव है। क्या ये नतीजे चेंज करेंगे माहौल को? अनुमान क्या है जरा समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी स्नेही हमारे साथ हैं। स्नेही, ITC क्या उम्मीदें हैं? बीच में एक बड़ी बढ़िया चीज हुई है GST रेट रैशनलाइजेशन वाली, क्या उसका इंपैक्ट हम देखेंगे नतीजों में? जी बिल्कुल, अगर हम ITC के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी म्यूटेड है। कुछ खास देखने की उम्मीद नहीं है यहाँ पर। स्टैंडअलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की अपेक्षा है 19,466 करोड़ पर। 1% से भी ज़्यादा से कम अपटिक है रेवेन्यू के फिगर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो बिल्कुल ही फ्लैट नंबर यहाँ पर। एबिटा में भी सिर्फ 1% का अपटिक हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 6,390 करोड़। नेट प्रॉफिट भी 1% ऊपर, तो काफ़ी फ्लैट अंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं 5,130 करोड़ के आसपास, और मार्जिन्स भी एब्सोल्युटली फ्लैट 32.7 32.8% के आसपास, जो सेम नंबर उनका सेम टाइम लास्ट ईयर यही नंबर था 32.7, तो इसके आसपास ही देखने की उम्मीद है। सेगमेंट वाइज अगर एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करें तो सिगरेट से हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है। सिगरेट का वॉल्यूम हम 5 से 6% ईयर ऑन ईयर के बीच में ग्रो होता हुए देख रहे हैं। रेवेन्यू में 7% की अपटिक की अपेक्षा है। एबिट में भी 3% का अपटिक हम देख रहे हैं। लीफ टबैको प्राइसेस जो कि एक रॉ मटेरियल होता है सिगरेट के लिए, उसमें हमने काफ़ी कट देखा है, बट ये एडवांटेज कंपनी को सिर्फ सेकंड हाफ FY26 में जाते हुए मिलेगा। दूसरी तरफ उनके FMCG बिजनेस के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में सिर्फ हम 4% का अपटिक देख रहे हैं। एबिट मार्जिन में 7.5% का, और जो उनका पोर्टफोलियो है 75% ऑफ देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो वो GST कट से इम्पैक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ी सॉफ्टनेस देख सकते हैं। एग्री बिजनेस में 10% रेवेन्यू ग्रोथ और 7.5% पर EBIT मार्जिन देखने की उम्मीद है। पेपर बोर्ड्स के बारे में बात करें, ये उनका वीक सेगमेंट है और काफ़ी टाइम से वीकनेस यहाँ पर दिखी है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में एक पॉजिटिव सरप्राइज था पेपर बोर्ड्स में,
उन्होंने आदित्य बिरला रियल एस्टेट जो AB रियल्टी उनका सेंचुरी टेक्सटाइल्स का जो पल्प पेपर बिजनेस था उसकी भी अनाउंसमेंट की थी कुछ क्वार्टर्स पहले, तो इस पर भी ध्यान रहेगा। रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहेगा 5% पर, एबिट मार्जिन 8.5% पर, और काफ़ी सारे कंडीशंस है जैसे कि एक्सपोर्ट वीक है, मार्केट में डिमांड नहीं है पेपर के लिए, इसके दम पर पेपर बोर्ड ज़रा सा दबाव में रख सकता है। तो ये थे हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस ITC के नंबर्स से। जब नंबर्स आ जाएंगे तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनका सिगरेट वॉल्यूम का ट्रेंड क्या रहता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या रहता है, ओन ब्रांड्स वर्सेस इंटरनेशनल ब्रांड्स कैसे करते हैं सिगरेट्स में, रॉ मटेरियल ट्रेंड, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और एग्री बिजनेस का आउटलुक क्या रहेगा। तो ये थे हमारी सारी उम्मीदें ITC के नंबर्स के साथ। ओवरऑल बहुत ही म्यूटेड क्वार्टर की उम्मीद है। ITC पर अब आगे हम भी चर्चा करेंगे जब नतीजे इसके आ जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर हमने देखा है, रोहन जी से इस पर एक व्यू आगे चाहेंगी, क्योंकि जब से इन्होंने होटल वाला कारोबार को डीमर्ज करके अलग किया है तब से एक रेंज में फंस के रह गया है, और कहीं ना कहीं अब चूंकि ITC में सिगरेट वाला कारोबार से ही ज़्यादा इनकी रेवेन्यू आती है, तो टैक्सेशन वाला जो हैंगओवर है वो बार बार परेशान करता है। ITC पर आए ज़रूर, लेकिन इस बीच अडानी पावर के नंबर्स आगे हैं आपकी स्क्रीन पर, और मुनाफा जो है करीब 33 करोड़ रुपये से घटकर 2,900 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 6,000 करोड़ रुपए से बढ़कर रही है 6,001 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए की शुभ ये बढ़ोतरी है। आय की बात करें तो 12,949 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,016 करोड़ रुपए। तो आय में बढ़त ठीक ठाक है, मुनाफा ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है, सपाट है। नहीं, मुनाफा इनका गिरा है 3,298 करोड़ से घटकर 2,907 करोड़ रुपए पर ये फिगर आया है। एबिटा इनका सपाट है 6,000 करोड़ से, मतलब 6,001 करोड़ ही रहा है। अडानी पावर मिक्स नंबर्स 162 रुपए शेयर का हम भाव फिलहाल देख रहे हैं। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला है, उनके भी हम ट्रेड्स जानेंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहले एक व्यू अडानी पावर को लेकर नतीजों के बाद करना क्या है शेयर में? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक चल रहा है, हालांकि एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग भी हमें हायर लेवल्स पे देखने को मिली है। 150, 155, 156 का एक सपोर्ट है, अगर ये डिफेंड करता है तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें यहाँ से 170, 172 रेंज तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, 172 तक ही जा सकता है। एक अच्छा लक्ष्मीकांत जी, अपने जरा आप लगे हाथ ट्रेड भी बता दीजिए। 3:10 तो हो गए हैं, और ये भी उसमें बता दीजिएगा कि वो आज के लिए, मतलब अब तो खैर 20 मिनट के आसपास समय रह गया है, क्या BTST के लिए भी वो वैलिड रहेंगे? नहीं, जो दोनों ही ट्रेड हैं वो स्विंग ट्रेड हैं। अराउंड हमें 5 to 6 डेज उसको ओपन रखना पड़ेगा। सो सबसे पहला ट्रेड है मेरा ये अशोक लेलैंड। तो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट तक देखने के बावजूद भी यहाँ पर हमें एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, और अगर हम डेली के चार्ट्स पर नजर डालते हैं तो अभी भी जो प्राइजेस हैं अपने फॉलिंग ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं, और ये जो स्टॉक है अभी भी यहाँ पर हमें जिसके जो प्राइजेस हैं वो सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। सो ओवरऑल एक स्ट्रेंथ है, तो मुझे एक शॉर्ट ब्रेकआउट की उम्मीद लग रही है अशोक लेलैंड में। करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। इसमें हमें स्टॉप लॉस रखना रहेगा 135 का, और जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 150 के। दूसरा स्टॉक है शैले होटल। सो यहाँ पर मुझे फिर से एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के सत्र में ये स्टॉक अपने 20 और 100 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI और स्टॉकेस्टिक में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो यहाँ पर भी मुझे एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को नजर आ रहा है। तो हमें शैले होटल को भी हम बाय कर सकते हैं। इसमें हमें स्टॉप लॉस रखना है अराउंड 940 का, और जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं 1012 के, 1012 के। ये स्विंग ट्रेड्स लक्ष्मीकांत शुक्ला जी की तरफ से स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सेगमेंट IPO सेंट्रल का रुख करते हैं। ग्रो का IPO 4 नवंबर को खुलने जा रहा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है और IPO से जुटाई गई रकम का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी हर्ष सत्या ने। आइए आपको सुनाते हैं। थैंक यू, आप ET नाउ स्वदेश में ट्यून इन करने के लिए। मैं हूं हर्ष सायता और यह है IPO सेंट्रल। अब
हमारे पास दो अमेजिंग स्टोरीज है इंडियन मार्केट प्लेस से, जो स्टार्टअप्स थे और अब यूनिकॉर्न्स बन गए हैं। और हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं ग्रो के तरफ से मिस्टर ललित केशरे, जो कि CEO और होल टाइम डायरेक्टर है ग्रो के। अब उनका IPO लॉन्च होता हुआ, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर स्टोरी जानना ज़रूरी है। फर्स्टली मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर केशरे, हमें आपके IPO के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मिस्टर केशरे, हमें ये बताइए कि ये IPO जो है अराउंड 62,000 करोड़ का मार्केट कैप, आप उस प्राइस पे आप IPO कर रहे हो। हमें ये बताइए कि ग्रो का जो स्टोरी जो अनफोल्ड हुआ है लास्ट 8 to 10 ईयर्स से, अब नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स कैसा लग रहा है? अब जो कि 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अराउंड 32 टाइम्स 35 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल आप कमांड कर रहे हो। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स का क्या ग्रोथ स्टोरी है? और आप जो 1000 करोड़ रेस कर रहे हो, कहाँ यूज करने वाले हो? देखिए हर्ष, हमने कंपनी शुरू की थी 2016 में, और हमारा जो गोल था कि इंडिया में एक फुल स्टैक वेल्थ, मतलब कि ये मान लीजिए कि जो किसी को भी अपनी वेल्थ बिल्ड करना है, उसके लिए जो भी प्रोडक्ट्स उनको चाहिए वो एक प्लेटफॉर्म पे हम कैसे ला सकते हैं। और हम क्योंकि टेक हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम इंजीनियर्स थे टेक, तो हमने पूरा टेक के बेसिस पे बनाया है सब कुछ। हमारी कोई ब्रांचेस वगैरह सब कोई भी देश के किसी भी कोने से, बाय द वे हम लोग 98% ऑफ द पिन कोड्स इन द कंट्री हम कवर करते हैं, तो वहाँ से कोई भी आ सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, आपको किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरह से हमने एक हर साल पिछले 9.5 साल में हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। कस्टमर्स भी हमारे साथ काफ़ी खुश रहे हैं और वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारा रहा है। 80% से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स ऑर्गेनिक की तरह से आते हैं, जहाँ पे कि हमको पैसे खर्च नहीं करने होते। सो एक तरह से बहुत ही हाई रिटेंशन और कस्टमर का मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है हमने। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आज देखें अभी इंडिया में कितने लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी ट्रेडिशनल एसेट जैसे होते थे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, डिपॉजिट्स, वो अभी भी बहुत बड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर बड़ा है। और अभी लोगों ने पिछले 9-10 सालों में तकरीबन 2015-16 से स्टार्ट किया है। वो सारा अब जो कस्टमर्स है, ट्रांसपेरेंसी के कारण, सिंप्लिसिटी के कारण, वो सब फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। और कभी आप इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज से अभी कंपेयर करोगे तो हमारा परसेंटेज जो है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स वाइज या उनके एसेट्स वाइज वो बहुत छोटा है। तो हम अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, आई थिंक इंडिया इज़ ए ग्रोइंग कंट्री। इंडिया की जो वेल्थ है वो बढ़ती रहेगी, इंडिया का कैपिटल मार्केट्स बढ़ता रहेगा। तो हम काफ़ी काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्ट है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। आपके थोड़े इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे रहे हो, 6,500 करोड़ के आसपास आपका IPO का साइज है, अराउंड 1000 करोड़ का फ्रेश फंड रेस है। पैसे कहाँ डाल रहे हो? देखिए, पहले तो OFS हमको करना, क्योंकि IPO का 10% IPO के लिए 10% करना होता है, और कंपनी 3 साल से प्रॉफिटेबल है और कैश जनरेट करती है। तो कंपनी को ज़्यादा प्राइमरी कैपिटल की इतनी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। तो हम 1000 करोड़ का प्राइमरी कैपिटल कर रहे हैं, जो IPO प्रोसीड्स का छोटा कंपोनेंट है। उसको हम 4 चीज़ों में अभी करेंगे। एक तो हमारा जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, MTF मार्जिन ट्रेड फंडिंग, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। हम ब्रांड बिल्डिंग में के लिए हम यूज़ करेंगे। हम टेक में इन्वेस्टमेंट, जो हमारी एक स्ट्रेंथ रही है, क्योंकि कस्टमर को हमारा प्लेटफॉर्म बहुत पसंद है, और वो इसलिए है क्योंकि हमने अंडर द हुड काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है टेक में। तो हम उसको स्ट्रेंथन करते रहेंगे, और फिर हम
चलिए तो बिल्कुल ग्रो के आईपीओ बिजनेस मॉडल से पर विस्तार से कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बात की, लेकिन आईपीओ मार्केट पर ही रोहन, वैसे फंडामेंटल टेक आपका बाजार पर रहता ही है और आईपीओ मार्केट में इन दिनों हम देख रहे हैं धूम मची है, कई सारे आईपीओज एक के बाद एक आ रहे हैं। क्या एडवाइस होगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को? इक्विटी मार्केट में तो आप फंडामेंटल व्यू देते ही है, लेकिन आईपीओ मार्केट को किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए आपके हिसाब से, इफ एट ऑल एनी एडवाइस यू हैव? ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अच्छी है कि हम सब वैल्यूएशन अच्छा दे रहे हैं लोगों को, दैट इज वन थिंग। बहुत स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, दैट इज आल्सो वेरी गुड। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन इन्वेस्टर पॉइंट इट इज नॉट ग्रेट। मींस इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक है क्योंकि वो उसने कहीं पहले इन्वेस्ट किया होगा प्री आईपीओ राउंड में, सीड कैपिटल राउंड में, वेंचर कैपिटल राउंड में, तो उसको एग्जिट मिल रहा है। पर एज एन इन्वेस्टर ये वैल्यूएशन पे आ रहा है तो आई डोंट फाइंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Rather, I find कि जो listed players, listed stocks है, is doing more better than the IPO stock. So हाँ ठीक है, लॉटरी के हिसाब से we play means most of the retail play that's I think so it's not debatable. But I don't find that कि यहाँ पे valuation पे बहुत बड़ी scope है risk versus reward ratio में कि पैसा बन सकता है। तो I would really recommend all the retail investor to avoid IPOs. It's a point for some big investor institution to take exits plus promoter, not for you to enter in the markets. ग्रेट एडवाइस, और इनफैक्ट इस तरह के एडवाइस और इस तरह के पीसेस जो हैं हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स अमूमन एक्सपेक्ट करते ही हैं, क्योंकि जब बाज़ार में इतनी ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज हो, इतने सारे अनाउंसमेंट्स हो, इतने रिजल्ट्स क्या एक्शन हो और आईपीओज भी हो, कहाँ कहाँ पर फोकस करना है, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। सो थैंक्स फॉर दैट व्यू एंड मूविंग अहेड कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा खासा मूव नज़र आ रहा है। पावर इंडिया, इस स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड से लक्ष्मीकांत जी ये जाना जाता है। वैसे तो महंगा है स्टॉक 17,942 के स्तर, लेकिन जितना बड़ा है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड उतने बड़े जंप भी लगाता है। आज के सत्र में 2-2.5% के गेन्स हम देख रहे हैं, मजबूती है। क्या टेक्निकली चार्ट्स पर यहाँ से फर्दर अपसाइड है या फिर वॉच लिस्ट में रखा जाना चाहिए? जी हाँ मानसी जी, ट्रेंड यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, और पिछले 3 दिनों से ये बुलिश कैंडल फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है तो फर्दर अपसाइड का मूव हम रख सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से हमें 18,600 तक के शॉर्ट टर्म मूव देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर इसका 50 DM है, तो मुझे लगता है कि एक फर्दर स्ट्रेंथ यहाँ पर 18,600 तक देखी जा सकती है पावर इंडिया में। जिनको बाय करना है तो मुझे लगता है कि 17,300 का स्टॉप लॉस लेकर लगा सकते हैं, और तकरीबन 1:1 का एक रिवॉर्ड रेशो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,300। ये राय फिलहाल मिलती हुई हिताची एनर्जी पर अपसाइड है और यहाँ से आगे भी फर्दर अप मूव्स नजर आ सकते हैं। लेकिन अब इक्विटी मार्केट से हटकर एक बेहद इंटरेस्टिंग असेट क्लास की बात करते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं। आज 2017 में लॉन्च हुए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी है। 2017 से हम बात कर रहे हैं, तो इन 8 सालों में निवेशकों को कितना रिटर्न मिला है और क्यों लॉन्च हुआ था ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, ये सब हमें अभिषेक बताने वाले हैं। इंटरेस्टिंग अभिषेक, सुनकर ही लग रहा है 8 साल में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के रिटर्न्स कितने हुए थे, क्या मायने हैं इसके, बताइए। सृष्टि देखिए, मानसी देखिए, गजब का रिटर्न दिया है, करीब करीब 4 गुना हो गया है पिछले 8 साल में गोल्ड बॉन्ड। और मतलब 2017-18 वाली जो सीरीज थी, सीरीज 5, उसकी मैच्योरिटी आज है। और सरकार ने जो रिडेम्पशन का जो प्राइस तय किया है वो तय किया है 11,992 रुपये, और ये तय हुआ 27, 28, 29 अक्टूबर की क्लोजिंग प्राइस के आधार पर इसको सिंपल एवरेज लिया गया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो लॉन्च हुआ था, जो जिस प्राइस पर 2,971 रुपये प्रति ग्राम का प्राइस था, तो 304% का रिटर्न 8 साल में मिला है। और मतलब सरकार की कोशिश ये थी कि जो लोगों के पैसे पड़े हैं उनके अकाउंट्स में, उसका फाइनेंशियलाइजेशन हो जाए। गोल्ड का जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गोल्ड की डिमांड जो है फिजिकल में, उसको चेक किया जाए, और इसके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाया गया था।
बैकिंग इसकी सरकार की होती है, मैनेजमेंट इसका आरबीआई करता है। अब तो खैर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया सरकार ने, लेकिन उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हो रहे थे। और अब ये रिडेम्पशन का समय आ गया है, तो लोगों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये सोना अगर हम इस साल देखेंगे तो करीब करीब 50% के आसपास के रिटर्न दे चुका है। पिछले 3 साल में, मतलब 22, 23, 24 में 15%, 19, 20% के आसपास के रिटर्न इसने दिए थे, लेकिन ये साल तो छप्पर फाड़ रिटर्न वाला रहा। तो एक साल में मतलब पोर्टफोलियो की पूरी तस्वीर बदल गई होगी। और अब रिडेम्पशन का समय आ गया। हालांकि लॉक इन भी होता है, लॉक इन था 8 साल का, लोगों ने पेशेंस दिखाया तो पेशेंस का रिवॉर्ड इस सोने ने दिया है। ऑटोमेटिक रिडेम्पशन होगा, कुछ करना नहीं होगा। आपका जो रजिस्टर्ड जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे सारे के सारे इसके सीधे के सीधे आ जाएंगे। तो 8 साल 4 गुना, मतलब इतना रिटर्न कहाँ मिलेगा? इतना रिटर्न आप किसी एसेट क्लास में उम्मीद करके चलते नहीं है, जो आपको गोल्ड ने जनरेट करके दिए हैं पिछले 8 सालों में। चलिए, तो बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टेक। और 8 साल में 5 साल पहले लॉन्च हुआ था और वहाँ से 4 गुना रिटर्न्स इन इटसेल्फ काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है इस पूरे असेट क्लास को। और सोने में निवेशकों को कमाई तो होती है, लेकिन सोना इसके साथ एक सेंटिमेंटल व्यू भी लेकर आता है। एटलीस्ट इंडिया में तो अलग ही सेंटिमेंट्स होते हैं गोल्ड सिल्वर से जुड़े हुए, और इसी के चलते गोल्ड बॉन्ड और इस तरह के स्ट्रैटेजी जो है बिल्ड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज़ हार्ड गोल्ड की अगर बात करें हाजिर दाम को ध्यान में रखते हुए, तो गोल्ड को एक तरह से एक ज्वेलरी के फॉर्म में ही देखा जाता है, लेकिन बॉन्ड के जरिए निवेश का एक रास्ता चुना जरूर जा सकता है। कमिंग बैक टू द मार्केट्स, और एक बार देख लेते हैं कि कौन से मेजर कंट्रीब्यूटर्स है जो कि बाजार में इस कमजोरी में भी थोड़ी बहुत मजबूती देने का काम करे या सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। L&T, डिविस लैबोरेटरीज, कोल इंडिया, मारुति, BPCL जैसे काउंटर्स है जहां पर हम देख रहे हैं आज अच्छा एक्शन देखने को मिला है। एक नज़र वरुण बेवरेजेस पर भी होनी चाहिए। आज सुबह वरुण बेवरेजेस पर 2-3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी और लगभग सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में खरीदारी की राय और वहां से टारगेट्स जो हैं वो बढ़ाए गए थे। नुवामा, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और रैशनल्स की अगर बात करें, रोहन कोई फंडामेंटल टेक वरुण बेवरेजेस पर? हालांकि आज के सत्र में हम देख रहे हैं 2.25% की गिरावट है, लेकिन ब्रोकरेजेस की माने तो यहाँ से अपसाइड नजर आ सकती है। बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं कर रहा हूँ वो वरुण बेवरेजेस, बट आई कैन से ऑन अ पॉइंट दैट कि हम जो कर रहे थे अभी भी जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस, आई थिंक सो स्टिल वी आर लैकिंग आउट परफॉर्मेंस इन वरुण बेवरेजेस ऑन द नेम ऑफ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू और प्राइस वाइज भी। सो आई बिलीव कि एक नंबर थोड़ा, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन, लेट अस नॉट फॉरगेट। सो आई थिंक इट्स अ टाइम टू होल्ड बट नॉट अ बाइंग रेटिंग फ्रॉम आवर साइड। राय है शेयर को लेकर। चलिए क्लोजिंग की तरफ तो बढ़ेंगे। बाजार थोड़े स्थिर हैं, हालांकि गिरावट हम देख रहे हैं। निफ्टी करीब 2.25 नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें 350 अंकों के आसपास की गिरावट है। लेकिन इस गिरावट भरे बाजार में भी आज कई ऐसे शेयर रहे हैं जहां पर ना रिटर्न्स काफ़ी तगड़े रहे हैं। वैभव ग्लोबल के नंबर अच्छा है, शेयर 6.5% ऊपर। BHEL के नंबर आए, 6.5% की तेजी BHEL में। ग्राइंडवेल के नतीजे अच्छे आए, करीब 6.5% की तेजी ग्राइंडवेल में हमने देखी। AB कैपिटल के नंबर अच्छे आए थे। AB कैपिटल में 5-5.5% के आसपास की तेजी। सरकारी कंपनी में नेवले लिग्नाइट NLC इंडिया के नाम से हम जानते हैं, 4% की तेजी इसमें रही। तो तमाम ऐसे शेयर जहां पर ना नंबर्स अच्छे आए हैं ना, बाजार ने ऐसा नहीं कि उनको रिवॉर्ड नहीं किया, बाजार ने उसको रिवॉर्ड किया है। और ये अच्छा संकेत होता है ऐसे बाजार का जहां पर ना तेजी का मोमेंटम हो। लक्ष्मीकांत जी, जिन शेयरों के नाम मैंने लिए, कोई ऐसा शेयर आपको दिख रहा है जहां पर BTST करके जाया जा सकता हो? जी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक में ऑलरेडी अपसाइड के मूव आ चुके हैं। आप ही ने बताया कि 6 to 7% का ऑलरेडी गेन ये स्टॉक दिखा चुके हैं। भारत हेवी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आया था। कल के मॉर्निंग के शो पे हमने इसको रेकमेंड भी किया था। इसके अलावा अगर हम AB कैपिटल को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी जो मूव आना था वो आ चुका है। 318 के ऊपर ब्रेकआउट था, तो ऑलरेडी वहां से भी ये स्टॉक 3% के अपसाइड के मूव दिखा चुका है। तो यहाँ पर भी कोई मौका नहीं है। और दूसरा जो आपका ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड है, तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। हालांकि BTST के लिए यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन देना उचित नहीं होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी इन स्टॉक में फेवरेबल नजर नहीं आ रहे हैं।
अच्छा ठीक है, तो इनको छोड़ दीजिए, ये तो बड़ी तेजी वाले हो गए। जो शेयर थोड़े से कम चले हैं और क्लोजिंग अच्छी देने जा रहे हैं, मैं 2 शेयर आपके सामने रख रहा हूं, शायद उनमें कहीं आपको मौका दिख जाए। एक तो आप हडको चेक कीजिए, 240 रुपए का भाव, डे हाई के आसपास शेयर है। और दूसरा शेयर है 52 वीक के हाई पर कैनरा बैंक भी चला गया है, 2.5-3% के आसपास की तेजी हम कैनरा बैंक के शेयर में देख रहे हैं। इनमें से कोई शेयर आपको ठीक लग रहा है? 2-2.5 मिनट का समय है, जरा जल्दी बताइएगा सर आप। देखिए हुडको में कल ही ब्रेकआउट आ चुका था, हालांकि अब जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आना है वो 240-241 के ऊपर आना है, तो मुझे लगता है हुडको में एक चांस बनता है। तो यहाँ पर 236 के स्टॉप लॉस के साथ 248 का टारगेट हम देख सकते हैं। तो अगर 240 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली यहाँ से हमें 246-248 के लेवल हुडको में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक ब्रेकआउट कॉल है जहां पर हम एक बार BTST के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। चलिए, ये टेक हुडको पर फिलहाल हमें मिलता हुआ, लेकिन बाजार की क्लोजिंग की तरफ आप बढ़ते हैं। और आज का दिन काफ़ी वॉलेटाइल रहा और दिन भर हमने देखा कि बाजार जो है गिरावट गहराती हुई ही देखने को मिली। टुवर्ड्स क्लोजिंग भी अगर आप देखेंगे दिन के निचले स्तरों पर 25,890 के लेवल्स पर निफ्टी करीब 200 अंकों की गिरावट झेलकर क्लोज होता हुआ। 58,100 के करीब बैंक निफ्टी में भी 275 अंकों की बिकवाली देखी गई। दिग्गज कंपनियों से कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा था और इसी के चलते बाजार में कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स और ज़्यादा कमज़ोर होते नजर आए। रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक जैसे काउंटर्स में गिरावट और ज़्यादा हावी होती रही। अच्छे नतीजों और ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव नज़रिए से LNT के स्टॉक प्राइस में अच्छा एक्शन इंट्रा डे में हमने देखा। 4,062 तक के लेवल्स नए रिकॉर्ड्स छूता हुआ LNT का स्टॉक एक महीने में 10% तक LNT का स्टॉक दौड़ा है। यहाँ से भी फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। बाजार की क्लोजिंग में एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें, डिक्लाइंस का पलड़ा आज भारी रहा। 1681 डिक्लाइंस के सामने 1170 एडवांसेस। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स को भी स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में कंपनी को कंप्लायंस नोटिस मिलता हुआ दिखा, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट का रुझान देखने को मिला। इंडिया विक्स में 12 के लेवल्स थोड़ा सा स्पाइक, ये भी कंसर्न है। वोडाफोन आइडिया AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा राहत नहीं मिलने से इस स्टॉक में गिरावट दिन भर गहराती रही और 3 दिन में स्टॉक करीब 15% फिसल चुका है। आज वोडाफोन आइडिया में 7% की गिरावट है। भारतीय एयरटेल, इंडस टावर और भारतीय हेक्सिकॉम में भी 1.5 से 3.5% की गिरावट। सेंटिमेंट खराब होते हुए वोडाफोन आइडिया की खबर से पूरे के पूरे टेलीकॉम स्पेस में ही रिजल्ट का इम्पैक्ट अगर देखें, PB फिनटेक, BHEL 5% की तेजी, अच्छे नतीजों का असर हमने इन स्टॉक्स पर देखा। PB फिनटेक की आय में 165% की बढ़ोतरी थी। एज वी स्पीक अप टुवर्ड्स क्लोजिंग दोनों स्टॉक्स में 7% के गेन्स हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे दिन भर सेक्टर वाइज बाजार की चाल थकी हुई सी रही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी सारे थे। बाजार की क्लोजिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं लाल निशान के साथ। बेंचमार्क्स ब्रॉडर मार्केट्स क्लोज होते हुए 25,890 के लेवल्स पर निफ्टी में क्लोजिंग, 58,000 के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी में क्लोजिंग। टेक्सचर वीक, लेकिन उम्मीद यही करके चलेंगे कि कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फिर नई उम्मीद लेकर आए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।